हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी हम पढ़ेंगे इक्को का 5th लेसन, चैप्टर 5 गरीबी हमारा चल रहा था। गरीबी के कारण क्या क्या था ये हमने पढ़े थे, और अब आज हम पढ़ेंगे इसके अन्य कारण कि गरीबी के अन्य कारण क्या क्या होते हैं। इसमें है सबसे पहले हम युद्ध, यानी युद्ध के जरिए गरीबी किस प्रकार से आती है। भारत में आज़ादी के बाद पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध का सामना किया। जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद भी जो हमारे पड़ोसी देश कौन सा है? चीन और पाकिस्तान है। इसके साथ भी क्या किया गया था? युद्ध किया गया था। युद्ध के समय में देश में कमी वाले संसाधन और युद्ध के लिए आवश्यक अस्त्र शस्त्र का उत्पादन और आयात पर खर्च होता है। जब युद्ध होता है तब क्या होता है कि ये जो शस्त्र होते हैं उसका उत्पादन किया जाता है और उसके आयातों में खर्चा भी होता है, जिससे जीवन जरूरी चीज़ वस्तु के उत्पादन में कमी होती है। अब इनमें खर्चा हो जाएगा तो जो हमारी आवश्यक जो वस्तुएं हैं उसमें कमी करनी पड़ेगी, उसके उत्पादन में कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि उत्पादन किसका करना है? अस्त्र शस्त्रों का। कारण कि युद्ध का समय युद्ध हो रहा है। युद्ध के दौरान भविष्य में चीज़ वस्तुओं की कमी से बचने के लिए लोगों के द्वारा अनाज, कपड़ा, ईंधन जैसे जीवन जरूरी वस्तुओं की संग्रहखोरी बढ़ती है। यानी उस समय क्या होता है कि जब युद्ध की जब चीज़ वस्तु यानी शस्त्र का जब उत्पादन होता है तो जो हमारी भविष्य में चीज़ वस्तु की कमी यानी आने वाले समय में हमारे पास कोई कमी नहीं रहे, इसके लिए लोग क्या करते हैं? अपने पास ये कपड़ा, अनाज, ईंधन जैसी जो भी मेन वस्तुएं थी, आवश्यक वस्तुएं थी, उनको स्टोर करके रख लेते हैं, संग्रह कर लेते हैं, इकट्ठा करते हैं। परिणाम स्वरूप भाव तेजी से बढ़ते हैं, जिसके कारण क्या होता है? महंगाई बढ़ जाती है और वस्तुओं की कीमत बढ़ती है। इस प्रकार युद्ध के परिणाम स्वरूप देश विकास की प्रक्रिया में बहुत पीछे हो जाता है। बार बार युद्ध का सामना करने से भारत में विकासलक्षी खर्च में कटौती गई। अब बार बार जब युद्ध होते हैं तो जो पैसा भारत के विकास के लिए जो लगाना होता है उसमें भी कमी की जाती है। आर्थिक विकास नीचा रहा, बढ़ते हुए भावों की समस्या उत्पन्न हो गई, जिसके कारण परिणाम स्वरूप क्या हुआ? गरीबी में वृद्धि हुई। अब है संरक्षण खर्च में वृद्धि। बार बार हुए युद्ध के कारण देश संरक्षण के मामले में अधिक गंभीर बना, जिससे देश की संरक्षण व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक मिसाइल, लड़ाकू विमान, टैंक, सबमरीन इत्यादि खर्च में निरंतर वृद्धि करनी पड़ी। वर्तमान समय में आतंकवाद जैसी समस्याओं का सामना करना भी संरक्षण व्यवस्था में विशेष सुविधाओं पर खर्च बढ़ा है। संरक्षण पर होने वाला खर्च, संरक्षण यानी उन चीज़ों को, हमारी जो भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से रखना। विकासलक्षी खर्च है उसमें जितनी वृद्धि होती है यानी देखभाल करना, उतना आर्थिक विकास के खर्च में भी कमी होती है। आर्थिक विकास उससे क्या होता है? थोड़ा धीमा हो जाता है, और जिसके कारण गरीबी जी का प्रभाव जो था वो ऊंचा होने लग जाता है। अब है दोषपूर्ण नीतियाँ। भारत में तेज आर्थिक विकास करने के लिए आयोजन के अंतर्गत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से आधारभूत बड़े उद्योगों को विशेष महत्व दिया गया, और तेज औद्योगिकरण के लिए ऊंची दर से आर्थिक विकास हासिल कर देश के गरीबी और बेरोजगारी की जो समस्याएं थी उन्हें दूर करने की नीति अपनाई गई कि गरीबी को किस प्रकार से दूर किया जा सके। परंतु इस नीति में देश की अधिकांश आबादी जो कृषि क्षेत्र पर निर्भर थी उसकी उपेक्षा की गई। देश की अधिकांश आबादी रोजगार और आय उपलब्ध कराने में कृषि क्षेत्र और छोटे गृह उद्योग के कम विकास के कारण लोगों की इनकम भी कम रहती है, यानी नीची रहती है। इसके अतिरिक्त आयोजन काल के दौरान गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने हेतु विविध योजनाएं शुरू की गई। उनमें बार बार बदलती हुई सरकार के कारण सातत्य और संकलन का अभाव देखने को मिला, यानी जो चल रहा था आयोजन वो भी धीरे धीरे रुक जाता है, यानी मंदा हो जाता है, इसका अभाव देखने को मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप योजना में के द्वारा लक्ष्यांश के अनुसार गरीबी नहीं घटाई गई, बल्कि क्या हुआ? गरीबी बढ़ती गई। अब है गरीबी घटाने के उपाय।
ये तो कारण थे कि गरीबी किस प्रकार से होती है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि गरीबी उसको दूर किस प्रकार से या कम किस प्रकार से किया जा सकता है। भारत में आयोजन काल के दौरान गरीबी घटाने के निम्न प्रकार से उपाय किए गए। इसमें है कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाना, यानी जो किसान लोग हैं जो खेती करते हैं उसको जो फसल उगाते हैं उसकी उत्पादन क्षमता और ज़्यादा बढ़े, यानी जो श्रमिक हैं उनके द्वारा उत्पादन की गई वस्तुओं को और अधिक बढ़ाया जाए। कृषि क्षेत्र में श्रमिकों में उत्पादन बढ़ाकर उनकी आय बढ़ाकर गरीबी को घटाया या कम किया जा सकता है। इसके लिए कृषकों को सार्वजनिक कार्यक्रम के द्वारा सुधरी हुई टेक्नोलॉजी यानी अच्छी टेक्नोलॉजी, पर्याप्त प्रमाण में सस्ती दर पर कृषि उत्पादन, सुधरी हुई ढांचागत सेवा उत्पादन हेतु पर्याप्त भाव और बाजार कृषि संशोधन की जानकारी पहुंचाने का प्रयास भी किया गया। छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास। भारत में कुल राष्ट्रीय उत्पादन और कुल रोजगार में छोटे और गृह उद्योगों का योगदान अधिक है। इससे यदि छोटे और गृह उद्योगों का विकास किया जाए एवं उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए तो बड़े पैमाने पर गरीबी का उन्मूलन किया जा सकता है। असंगठित क्षेत्र का विकास। असंगठित क्षेत्र में सब्जी विक्रेता, निर्माण क्षेत्र के मजदूर जो मकान बनते हैं तब वो काम करने वाले मजदूर, कृषि मजदूर, हाथ लारी चलाने वाले जो ये सब्जी मार्केट में हाथ लारी चलाते हैं का समावेश किया गया है। ऐसे मजदूरों की स्थिति सुधारने में राष्ट्रीय आयोग के द्वारा कार्य की परिस्थिति निश्चित करना, जीवन बीमा, स्वास्थ्य एवं वृद्धावस्था पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने की सिफारिश भी की गई। इसके अतिरिक्त छोटे और सीमांत किसानों को कृषि हेतु पानी की व्यवस्था और उन्हें ऋण की सुविधा यानी उनको कम ब्याज पर ऋण यानी पैसे भी देने की सुविधा की सिफारिश की गई। उचित कर नीति का उपयोग। अर्थतंत्र में आय के असमानता और गरीबी घटे, इस प्रकार से आय के पुनः वितरण के लिए सरकार के द्वारा कर नीति का उपयोग किया गया, जिससे धनिक वर्ग जिनको कर भरने की शक्ति अधिक है उनके पास से अधिक कर वसूल किया जाए और गरीब वर्ग को कम कर भरना पड़े। यानी इस प्रकार की नीति को भी उपयोग में लिया गया है कि जो पैसे वाले हैं जो कर भर सकते हैं वो ज़्यादा दे सकते हैं टैक्स वगैरह, और जिनके पास नहीं है वो कम दे सकते हैं, उन्हें थोड़ी सी राहत दी जानी चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप गरीबी की आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार हो सकता है और आय की असमानता और गरीबी भी कम होती है। अब है मानव पूंजी निवेश में वृद्धि। विकसित देशों में जहाँ पर मानव क्षमताओं के विकास हेतु बड़े पैमाने पर शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल वर्धन में पूंजी निवेश किया जाता है, वहाँ पर बेरोजगारी का प्रमाण खूब देखने को मिलता है। परिणाम स्वरूप गरीबी भी कम दिखाई देती है। समाज में शिक्षा का ऊंचा स्तर मजदूरों में रोजगार के लिए विस्तृत विकल्प और पसंदगी उपलब्ध कराते हैं। कौशल विकास से मजदूरों की उत्पादकता बढ़ाई जाती है, ऊंचे वेतन में परिवर्तित होती है। इसके लिए मजदूरों को काम के स्थान, तालीम, संशोधन हेतु पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। मनुष्य के द्वारा मानव पूंजी में निवेश यानी मनुष्य जब काम करते हैं, मानव के द्वारा ही काम किया जाता है। जब मानव काम करते हैं तो जो काम करते हैं उनके लिए उन्हें पैसे की भी आवश्यकता होती है, तो उसके लिए भी सरकार को, गवर्नमेंट को उन व्यक्तियों के लिए कुछ पसंदगी उपलब्ध कराए, कुछ रोजगार कराए और उन्हें पूंजी का निवेश करने में भी सहायता करें। उचित कीमत पर वस्तु और सेवाएं। गरीब परिवार को पर्याप्त पोषण युक्त आहार व खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त हो, इसके लिए राहत दर पर खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे गरीबी में प्रत्यक्ष रूप से कमी की जा सकती है। भारत में इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सस्ते अनाज की दुकानों पर ग्रामीण शहरी गरीब खरीद सके, उस कीमत पर आधारभूत आवश्यकता की चीज वस्तु को उपलब्ध करवाएं। देश में अकाल और अभाव के वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा गरीबों की आधारभूत आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी भी अधिक बढ़ जाती है। उचित कीमत। अब अगर जब गरीब व्यक्ति हैं तो उनके लिए महंगी वस्तु खरीदना आसान काम नहीं होता। इसके लिए क्या करना है कि उनकी जो गरीबी को देख कर के जो वस्तुएं हैं उनकी कीमत भी उचित
लगाई जानी चाहिए, जिससे कि वो अपनी चीज़ वस्तुएं जो उनकी आवश्यकता की है उन्हें वो आराम से खरीद सके। रोजगार लक्षी कार्यक्रम। रोजगार सृजन गरीबी निवारण परस्पर संबंधित है। गरीबी निवारण के लिए लोग रोजगार लक्ष्य मुख्य कार्य, गरीबी को दूर करने के लिए रोजगार का लक्ष्य यानी रोजगार प्रदान करना सबसे जरूरी है। संकलित ग्राम विकास कार्यक्रम IRDP यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY। छठी योजना में ग्रामीण गरीबों के लिए विविध एजेंसियों के द्वारा बहुत से कार्यक्रम चलाए गए। इन सभी कार्यक्रमों को संकलित करके 2 अक्टूबर 1980 से संकलित ग्राम विकास कार्यक्रम IRDP शुरू किया गया। कब किया? 2 अक्टूबर 1980 को। इसका मूल उद्देश्य क्या था? गरीब परिवारों को स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना। जो गरीब व्यक्ति हैं उन्हें स्वरोजगार यानी खुद के रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे वह गरीबी रेखा से ऊपर उठकर आय प्राप्त कर सके। इस कार्यक्रम में विशेष लक्ष्य को निर्धारित समूह पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें छोटे और सीमांत किसान, कृषि मजदूर और ग्रामीण कारीगरों का समावेश होता है। इस प्रकार से IRDP यानी संकलित ग्राम विकास कार्यक्रम विरोधी उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में भी दिखाया गया। स्वरोजगार हेतु कार्यक्रम IRDP और अन्य कार्यक्रमों में निम्नलिखित कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया, इनका समावेश भी इसमें किया गया। ये IRDP पहला है, इसमें संकलित ग्राम विकास कार्यक्रम। दूसरा है TRYSEM यानी स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण। इस योजना के अंतर्गत क्या किया? जो ग्रामीण में जो युवा व्यक्ति है, जो उन्हें उत्पादन संबंधी या रोजगार संबंधी प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम चलाया गया। DWCRA ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बच्चों के विकास का कार्यक्रम, यानी किस प्रकार से गाँवों में जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं उनका विकास किया जाना चाहिए। MWS 10 लाख कुओं की योजना। इस वाली योजना में क्या था? 10 लाख कुएं बनाने की योजना थी, जिसके कारण क्या है कि सिंचाई वगैरह में आसानी होगी और किसानों को उसके उत्पादकता फसल उगाने में भी वो लाभ रहेगा। SITRA ग्रामीण कारीगरों के लिए सुधरी हुई टूल किट्स उपलब्ध कराना। टूल किट्स मतलब उनके छोटे मोटे जो गांव के जो कारीगर हैं उनके लिए, जैसे फसलों के लिए है तो उनके जो भी काम में, फसलों के काम में जो भी शस्त्र, उनके जो भी साधन काम में आते हैं उन सबको देना। GKY यानी गंगा कल्याण योजना 1 अप्रैल 1999 से IRDP और उसके साथ संकलित अन्य योजनाओं को सम्मिलित करके उसे स्वर्ण जयंती स्वरोजगार नाम दिया गया। यह लाइन कर लीजिए। इस योजना में उसे क्या नाम दिया गया? SGSY यानी स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। इस योजना में गांव में छोटे उद्योगों का विकास करने के साथ में स्वयं सहायता समूह को ढांचागत मदद, तकनीक, ऋण, उत्पादित वस्तु के बाजार हेतु सुविधा ग्रामीण गरीबों को उपलब्ध करवाई जाती है। अब है वेतनिक रोजगार योजना। इन कार्यक्रमों में गरीबी उन्मूलन के लिए व्यूह रचना का एक भाग है, जो बहुआयामी उद्देश्य रखता है। वेतनिक रोजगार के लिए कार्यक्रम का लक्ष्य ऐसे गरीब थे जिनके पास भौतिक श्रम के अतिरिक्त आय का कोई अन्य साधन नहीं था, यानी उनके पास एक ही साधन था, उसके अलावा वो इनकम कैसे भी प्राप्त नहीं कर सकते थे। वे कार्यक्रम सिर्फ खेती के अतिरिक्त मौसम में स्वरोजगार ही नहीं उपलब्ध करवाते, बल्कि बाढ़, अकाल, अभाव एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत गांव में ढांचागत सुविधाओं का विकास किया जाता है और श्रमिकों को उचित वेतन प्राप्त हो, ऐसे प्रयास किए जाते हैं। वेतनिक रोजगार कार्यक्रम में जवाहर रोजगार योजना और रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रमों का समावेश किया गया। अब है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ये सारी योजना इसलिए कराई गई थी जिससे कि गरीबी को दूर किया जा सके।
1990 के दशक में संगठित क्षेत्र में रोजगार वृद्धि स्थगित हो गई, यानी रुक गई थी। और सार्वजनिक क्षेत्र की वृद्धि नकारात्मक हुई। जब वो रुक गई तो जो वृद्धि है सार्वजनिक क्षेत्र के विकास के बारे में जो सोचा था उसमें भी माइनस पॉइंट हो गया, यानी नहीं हुई। दूसरी ओर बेरोजगारी के दर में तीव्रता से वृद्धि हो रही थी। अब जब ये दोनों चीज़ें विकास रोक देंगे, सार्वजनिक क्षेत्र को, रोजगार की वृद्धि को रोक देंगे, तो फिर क्या होगा? गरीबी बढ़ने लग जाती है। इन परिस्थितियों में स्वरोजगार हेतु प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षित बेरोजगारी की मदद करना, स्वरोजगार हेतु साहस स्थापित करने में मदद करना था। कई बार क्या होता है कि लोग रोजगार करने की तो सोचते हैं, व्यवसाय करने की तो सोचते हैं, मगर उनमें हिम्मत नहीं होती। अब ऐसे में क्या होता है कि उनको पैसों की मदद भी चाहिए रहती है और थोड़ी सी उन्हें हेल्प भी चाहिए रहती है, यानी सहयोग की भी आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जो थी 2005 में, वर्ष 2005 में राष्ट्रीय रोजगार योजना कानून मंजूर किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रमों के अंतर्गत संपत्ति का निर्णय कर प्रति वर्ष ग्रामीण, शहरी, गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के परिवार के एक व्यक्ति को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाना था। क्यों करवाना था? जिससे कि उनकी इनकम बढ़े और उनकी गरीबी थोड़ी सी कम हो सके। वर्ष 2009 में NREGA को सुधार कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कानून किया गया। अब है आवास की योजनाएं। भारत के गांवों में आज भी अधिकांश लोग गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन जीने वाले परिवार अर्धस्थायी या काम चलाऊ मकान में निवास करते हैं। अर्ध चलाऊ मतलब जो कभी भी टूट जाते हैं, यानी जो मिट्टी के बने हुए थे या झोपड़पट्टी के बने हुए थे वो कभी भी टूट जाते हैं, या अपने काम चलाऊ मतलब कि रहने के लिए वो अपने हिसाब से बनाते हैं। गरीबी को उचित आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1985-86 में ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले परिवारों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को मकान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गांधी योजना शुरू की गई। जो व्यक्ति अपना मकान नहीं खरीद सकते, नहीं बनवा सकते, उनके लिए ये योजना चालू की गई थी। इसके बाद वर्ष 2013-14 में राजीव आवास योजना अमल में लाई गई। शहरी क्षेत्र में भी गरीब परिवार की झोपड़पट्टी में ही रहते थे। शहरी क्षेत्र में तेजी से बढ़ती आवास समस्या को ध्यान में रखकर 25 जून 2015 से शहरी ग्रामीणों गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई। आवास योजना में गरीब परिवारों को आवास की सुविधा को उपलब्ध कराना है, उसके साथ साथ रोजगार सृजन का महत्वपूर्ण स्रोत भी है और उन्हें कम कीमत में मकानों को दिया जाना चालू किया इस योजना के अंतर्गत। अब है सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं। भारत में गरीबी घटाने की व्यूहरचना के फलस्वरूप विविध सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं शुरू की गई। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 9 मई 2015 से अटल पेंशन योजना अमल में लाई गई। इसके साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष की उम्र के व्यक्तियों को प्रीमियम यानी 2 लाख रुपए की दुर्घटना प्रीमियम और वार्षिक 330 के प्रीमियम पर 2 लाख का जीवन बीमा देने वाली जीवन ज्योति बीमा योजना भी चलाई गई। इस जीवन बीमा योजना से क्या होता है, अगर व्यक्ति काम करने के बीच में वो उसकी डेथ हो जाती है या बीमारी से किसी कारण से वो ख़त्म हो जाता है, दुर्घटना में मर जाता है, तो उन्हें ये रकम प्राप्त हो सकती है। कृषि क्षेत्र में किसानों को फसल नष्ट होने के जोखिम से रक्षण हेतु प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना की गई। यानी कि कई बार क्या होता है कि कई फसलें अच्छी फसल होने के बाद बाढ़ आ जाता है, अकाल आ जाता है, तो उनकी फसलों को नुकसान हो जाता है, तो उसके लिए भी जीवन बीमा योजना पॉलिसी चालू की गई। यानी अगर किसानों को इनके प्रति कोई नुकसान हो जाता है तो उसका सरकार के द्वारा प्रीमियम के द्वारा पैसा प्राप्त होता है।
अब है जन धन योजना। मौद्रिक समावेशीकरण के द्वारा गरीबी के मूल में चोट करने की महत्वपूर्ण योजना अर्थात प्रधानमंत्री जन और धन योजना चालू की गई। इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 के दिन की गई, जिसमें पहले ही दिन 1.5 करोड़ खाते खोले गए और 8 जनवरी तक उनकी संख्या 12.58 हो गई। 10,590 करोड़ रुपए की जमा राशि रखी गई। जन धन योजना का महत्व और लक्षण। प्रति आबादी बैंकिंग सेवा का प्रमाण बढ़े और प्रीमियम असमानता घटे, इस उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके मूल में सरकार के द्वारा गरीब परिवारों को दी जाने वाली सहायता सीधे उनके बैंक खाते में जमा हो जाती थी। अभी भी कई बार अभी इसमें क्या किया गया था कि जो किसान वगैरह थे जिनके पास खेती में समस्या आ रही थी, तो उनको कुछ पैसे उनके सीधे अकाउंट में पहुंच जाते थे। 1500 3,000 समथिंग, इतना 2,000 के आसपास उनके पास हर महीने वो रकम पहुंचती थी। जनधन योजना की मुख्य विशेषता यह है कि उनमें शून्य रकम पर खाता, यानी हम जब भी कोई खाता खुलवाते हैं तो कम से कम 500 रुपये, 1000 रुपये या अलग अलग रेटों के द्वारा हम खाता खुलवाते हैं। लेकिन ये जो जनधन योजना वाला जो मुख्य विशेषता थी, इसका जो खाता था उसमें क्या था कि बिना कोई भी रकम नहीं भरनी, सीधा ही खाता हम खुलवा सकते थे। और खाता खुलवाने के 5 महीने बाद उसमें से 5,000 का ओवरड्राफ्ट प्राप्त हो सकता है। या ओवरड्राफ्ट जानते हो किसे कहते हैं? यानी हमारे पास इतनी रकम ही फिर भी एक्स्ट्रा हम निकलवा सकते हैं। इस योजना में जनवरी से पहले खाता खुलवाने वाले को जीवन बीमा का लाभ देने की घोषणा भी की गई थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना मूलभूत रूप से वित्तीय समावेशीकरण के लिए सर्वग्राही योजना मानी गई। दूसरे शब्दों में सूक्ष्म ऋण यानी सबसे कम ब्याज पर और बैंकिंग सुविधा के द्वारा गरीबी को जड़ मूल से नष्ट करने की योजना थी। हमने इसमें गरीबी का चैप्टर पढ़ा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी चैप्टर है। आज हमारा ये कंप्लीट भी हो गया और ये बोर्ड में 10 नंबर के इसमें से क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो हमने गरीबी पढ़ा कि गरीबी क्या होती है, इसके कारण क्या होते हैं, फिर इन्हें दूर किस प्रकार से किया जा सकता है। इनके सारे कारण काफ़ी सारी योजनाएं भी चलाए गए जिनके द्वारा भी गरीबी को दूर किया जा सकता है। रोज़गार मिलता है लोगों को, उनको इनकम प्राप्त होती है। अगर उनकी कोई फसलें वगैरह नष्ट हो जाती है तो उसके लिए भी उन्हें पूरी सुविधा प्रदान की जाती है। अब इसमें टिक करने कौन कौन से करने हैं? जो ब्लूप्रिंट वाले हैं। फर्स्ट यानी पहले के ये 5, दूसरे के ये 4 और फिर ये तीसरा और 5वां। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं करना है और 5वें के ये तीनों क्वेश्चन आंसर ये आपको होमवर्क नोटबुक में करने हैं। और आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं, आगे का कंटिन्यू हम कल करेंगे नए चैप्टर के साथ, बेरोज़गारी के साथ। तब तक बच्चों, अगर इसमें आपको कोई भी अभी तक कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है, तो आप हमें इसमें बता सकते हैं, क्योंकि जो 2 नवंबर से आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा वो इसमें 6 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप हमारे साथ इसमें पढ़ी रहेंगे। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा, तो हम उनसे पूछ सकते हैं। और ये मेन है, ये सब चीज़ें आपको इसमें अलग से भी लिखनी है और ये याद भी करनी है। ये जो 6 योजनाएं बनाई गई थी वो कब और कौन सी थी उसके बारे में आपको जानकारी है। इसके अंतर्गत भी जो योजनाएं जिस तारीख को जिस सन में की गई थी उसको भी एक अलग के पेज पे लिखना है। ओके, बाय, गुड बाय एवरीवन एंड थैंक यू।